फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 3 है ये, है ना, पेपर 3। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें आपको सारे हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड हो, ठीक है, जो आपने अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग वहीं से ही है और एंड में जाते जाते थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, आपने पढ़ा हुआ है इंडियन वर्जन, यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, यूके वर्जन। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग गोइंग टू रिमेन द सेम, बस उसके अंदर थोड़ा सा एक स्टेप अहेड होगा, क्योंकि हमारा वर्जन और यूके वर्जन आर स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट। अब अगर हम पहले सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें, पेपर फॉर्मेट की, तो एका हमारा एज यू नो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का मतलब आपके पास 2 आवर्स होंगे और उन 2 आवर्स में आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, द फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। आपके 2 सेक्शंस में क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में वी हैव 35 क्वेश्चंस of 2 marks each. सेक्शन बी में है आपके 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, दैट इज 30 मार्क्स। ठीक है, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, इनको हम लोग एमटीक्यू बोलते हैं। ये हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये होते हैं मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस, व्हिच इज योर एमटीक्यू। ठीक है, एवरी टास्क इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, लेकिन ऑब्वियसली वो लिंक होता है, तो अगर एक भी गलत होगा तो दूसरा गलत हो जाए। ठीक है, अगर हम इसमें टॉपिक्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारे टॉपिक्स आते हैं कंसोलिडेटेड में से। जो हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो कंसोलिडेटेड में से आते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशन। ये वर्ड्स तो आपने सुने हुए हैं, है ना, बिल्स बैंक रिकंसिलिएशन एंड रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे आते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जिसमें से आपके एमटीक्यू आते हैं। बाकी जो पूरा सिलेबस है वो आपका कवर करता है आपके 70 मार्क्स। यहाँ पे हमारी थ्योरी भी आती है, यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल भी 2 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एमसीक्यूज कैसे आते हैं, तो सबसे पहला फॉर्मेट है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको उन 4 ऑप्शंस में से आइदर 1 और 2 चूज करने हैं डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड टाइप का फॉर्मेट होता है, आपको बॉक्स दिया जाएगा और उसमें आपको वैल्यू लिखनी होगी, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स। ठीक है, ये वैल्यू अगर आपकी जैसे 1481 आनी है, तो ये आपकी रेंज में चलेगी। 1480 से लेकर 90 के बीच में कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो एक्सेप्टेबल हो जाती है, क्योंकि एआई होता है तो ये इतना रेंज लेकर चलते हैं। ठीक है, 10 हंड्रेड्स का रेंज चलता है राउंडिंग ऑफ पे। लेकिन अगर 1481 आनी है और आप 1581 लिख रहे हो तो वो रॉन्ग ही होगा, इतना नहीं चलेगा। राउंडिंग ऑफ का थोड़ा बहुत वो स्कोप लेकर चलते हैं कि आपने पॉइंट डेसिमल्स के बाद जितने लिए उससे आपका आंसर चेंज हो जाता है, तो वो राउंडिंग ऑफ में आपका थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन पे चलते हैं, 10s की या 20s के अप्रोक्सीमेशन में, इससे ज्यादा नहीं जाता। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन हो सकता है आपका इनमें से चूज करने का, और ऑप्शन हो सकता है आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है और आपने स्टेटमेंट्स में से 2 या 3 स्टेटमेंट्स को चूज करना है, मतलब ऑप्शन 1 और 2 इज करेक्ट, 2 और 3 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट,
ऐसे करके आपको स्टेटमेंट्स में से क्या देखना है कि क्या करेक्ट है और क्या करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपको चार ऑप्शंस में से वन चूज करना है तो उस वन चूज करने के ही आपके 2 मार्क्स है। लेकिन अगर आपको चार ऑप्शंस में से 2 चूज करना है तो ईच ऑप्शन कंटेन्स 1 मार्क। ठीक है, एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बी और सी करेक्ट होना चाहिए था, आपने बी और डी करेक्ट कर दिया, तो उसके हिसाब से बी सही है, वो आपके बी के 1 मार्क दे देगा, पर वो डी का 1 मार्क काट लेगा। ठीक है, तो नो वन इज गोइंग टू चेक, आप जैसे ही सबमिट करते हो रिजल्ट आपके सामने होता है, तो ऑब्वियसली कोई ह्यूमन इंटरवेंशन तो है नहीं, सब एआई है। ठीक है, आपके आंसर्स डले हुए हैं, उनसे आपका वो मैच कर रहा है तो वो सही है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो अगर 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, 2 ऑप्शन में से एक भी आपका सही है तो आपको 1 मार्क दे देगा। ठीक है, लेकिन यही अगर 4 स्टेटमेंट्स में से 2 कौन सी करेक्ट है उन ऑप्शंस में, वो ऑब्वियसली वो गलत ही होगा, क्योंकि ऑप्शन 1 2 ऑप्शन 2 3 तो आप एक ही सिलेक्ट करोगे ना, वो आप करो। तो ये हो गया आपका एमसीक्यू का फॉर्मेट। अब बात करते हैं एमटीक्यू के फॉर्मेट्स में। तो एमटीक्यू के फॉर्मेट में आपका एक क्वेश्चन आता है थ्योरी से रिलेटेड, जो आपका 2 या 3 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको कुछ कैलकुलेट करना होता है, बहुत छोटी सी वैल्यू, कंसोलिडेटेड में जैसे आपको कैलकुलेट करने को आ गया गुडविल की वैल्यू, आगे आप समझोगे तो गुडविल या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालना, एक छोटा सा अमाउंट फ्रॉम दी होल टेबल। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपका आता है 4 से 5 मार्क्स का। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है इसमें, इनफैक्ट ट्रायल बैलेंस भी आ सकता है, जिसमें आपको सारे अकाउंट के हेड्स दिए होंगे और आपको बताना होगा डेबिट है कि क्रेडिट है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ऐसे चूज करो डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा, चूज करो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा कि पीएनएल में आएगा। एकदम बेसिक, आपको सारी वैल्यूज नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ चूज करना है। और ये पूरा चूज करने पर भी अगर आपका एक सही है दूसरा गलत है तो सही के मार्क्स मिलेंगे आप। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन जो 7 या 8 मार्क्स का आ रहा है, वो अगर आपका ऐसे चूज करने वाला आ रहा है, उसके अंदर आपके जितने सही है आपको उतने सही के मार्क्स मिलेंगे, पूरा वो कट्टा नहीं है। ठीक है, तो इतना समझने के बाद आई गेस आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा, ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो एफए में स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी वो बेस 11th में बना हुआ है। लेजर जनरल, आपका जर्नल बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, लेजर के बाद आप लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, बहुत बेसिक एकदम, बीआरएस बना रहे हो, एकदम बेसिक है पहले स्टार्टिंग। तो उस बेसिक को अगर आप और अच्छे से कर पाए एज पर योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो एफए में स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और मैं मजाक नहीं कर रही, यहीं के ही स्टूडेंट्स के एफए में अबव 80 आए हैं, आपसे पहले वाले बैच के एफए में मैक्सिमम 92 गए थे। मैम तो वही है, मैम तो वही रही थी, पीछे हो जाओ तुम लोग। प्रोडक्शन तो हो गया, इसका ले लो फोटो, बाद में करेंगे इसके बारे में बात। ठीक है, और मुझे दे दो एक बुक। केशव आपको क्लियर हो रहा है? क्यों मुझे याद है? ठीक है।
इतना नहीं बदला था यार। बिना मैं घर भी नहीं हूँ, क्या हुआ? ये 10 जुलाई को हाँ हाँ। हाँ जी, हो गए सेटल डाउन आप लोग? ठीक है, अब आ जाओ पहले इसके सिलेबस पर कि सिलेबस में है क्या क्या। वी हैव इन ऑल, ले लिया तो उसका स्क्रीनशॉट लेना था। वी हैव इन ऑल, अरे हाँ, we have in all 22 chapters, 22 chapters, 100 marks। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, यहाँ पे जो हमारा लास्ट बैच गया है आप लोगों से पहले वाला, उसमें मैक्सिमम एफए में गए हैं 92 और मिनिमम एफए में गए हैं 70। इससे नीचे नहीं गए हम लोग। ठीक है, तो अगर आप उसी बेस के साथ विदाउट एनी खपला, ठीक है, जिस स्पीड में हम पढ़ रहे हैं उसी स्पीड में अगर आप रिविजन, और अब आएंगे सब आप लोग कोई भी कॉलेज के एग्जाम अब नहीं होंगे, इसको फोकस करके चलो, मार्च अप्रैल तक देना है। जितना डिले करते हो आप देख रहे हो, जितना डिले होता है उतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना? जितना डिले होगा उतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। फ्लो में पढ़ते जाओ, जितनी जल्दी हो एमए खत्म करो, फ्लो में पढ़ते जाओ, साथ साथ टेस्ट, साथ साथ रिविजन। मार्च अप्रैल का इसका फोकस बनाकर चलो, बहुत इजीली आप एफए क्लियर कर लोगे। आप चारों भी कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, क्लास 11th में हमने कॉमर्स पढ़ी है अच्छे से, बस उससे एक स्टेप ही आगे हमने पढ़ा, कुछ नया नहीं है। लास्ट के सिर्फ 4 चैप्टर्स नए हैं, सिर्फ 4, बाकी सब हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। ठीक है, 4 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 2 ही मानकर चलो, कंसोलिडेटेड और बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड पीएनएल, इसके अलावा कुछ नया नहीं। ठीक है, तो इसको साथ साथ रिविजन करनी है, इसको बिल्कुल भी डिले नहीं करना, क्योंकि मई जून में फिर आप लोगों के कॉलेज के एग्जाम्स आ जाएंगे, है ना? मई जून में फिर आपका वो सेम खत्म हो जाएगा, अभी जनवरी में खत्म हुआ है, फिर आ जाएगा एग्जाम्स, फिर वो योगा कॉलेज में ये है ये वो है, इसको डिले नहीं करना। ठीक है, जिस स्पीड में हम कर रहे हैं, टेस्ट, रिविजन, एग्जाम्स, खत्म, खत्म करना है इस बार। सबको बोल रही हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं बोल रही, मैं सबको बोल रही हूँ। मुझे ना इस बार चाहिए सबके 80 अबव यहाँ पर, ताकि मैं तुम्हारे से नेक्स्ट बैच को बोल सकूं कि हमारा मिनिमम 70 नहीं है, 80 है। ठीक है, तो उसी हिसाब से पढ़ना है। अब अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जो इसमें आपका फर्क आएगा, यूके में एप्लीकेबल होता है भाई हमारा, आप जो एका कर रहे हो वो यूके बेस्ड है, यू नो दैट राइट? क्या पंगा है ये, काहे को ऊपर जा रहे हो कल पर भाई तुम? यूके में एप्लीकेबल होता है हमारा आईएफआरएस, इंडिया में एप्लीकेबल होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो आपका फर्क आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसका आएगा। ठीक है, आईएफआरएस इज बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और इनको बनाते हैं हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईएएसबी। इंडिया में जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको बनाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको हम लोग एएसबी बोलते हैं। ठीक है, जो आपका फर्क आएगा सारे चैप्टर्स में वो सिर्फ और सिर्फ इस आईएफआरएस और एएस का आएगा। आपको आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी,
आईएफआरएस के हिसाब से फॉर्मेट और आईएफआरएस के हिसाब से जितने भी आपके हेड्स के नेम्स हैं, कहीं कहीं पे नेम्स भी अलग हैं, अकाउंट के नेम्स, वो सब आपको उसी हिसाब से, वो टर्म्स आपको उसी हिसाब से यूज करनी है। ठीक है। अब अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो पहले 3 चैप्टर्स, चैप्टर 1 टू चैप्टर 3 हमारा इंट्रोडक्शन में ही निकल जाता है। पहले 3 चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ मेरे इंट्रोडक्शन में निकल रहे हैं। उसके बाद अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 4 क्या है? रिकॉर्डिंग। ठीक है। एंड क्लासिफाइंग। चैप्टर 4 हमारा क्या है? क्लासिफाइंग। उसके बाद समराइजिंग। समराइजिंग आपका किस में चला जाता है? ट्रायल बैलेंस में। चैप्टर नंबर 16 मेरा ट्रायल बैलेंस है। चैप्टर 17 आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। और चैप्टर 19 टू 22 मेरा कंसोलिडेटेड, कंपनी से रिलेटेड है। कंपनी एंड कंसोलिडेटेड। इसके बीच में चैप्टर 4 से 16 के बीच में टैंजिबल असेट्स, इनटैंजिबल असेट्स, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, कंट्रोल अकाउंट्स, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एक ही क्लास में खत्म होने वाले हैं। जो आपका टाइम लेगा वो यहाँ से यहाँ तक जाने में लेगा, 16 तक तो आपको पता भी नहीं चलेगा हम कब पहुंच गए। चैप्टर 16 तक तो हम ऐसे पहुंच जाएंगे आपको समझ भी नहीं आएगा, अच्छा ये चैप्टर खत्म, अच्छा ये चैप्टर खत्म, ऐसे होता जाएगा। ठीक है। तभी बोल रही हूँ जिस स्पीड से हम यहाँ क्लास में करेंगे रिवीजन भी उसी स्पीड से होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके कॉलेजेस में कुछ नहीं है कुछ? कब है? हाँ तो अभी अभी होंगे ना, जनवरी जनवरी मैक्सिमम फेब फिर खत्म ना। हाँ तो कोई बात नहीं, ये तो चलते रहेंगे। फेब के बाद तो नहीं है ना कुछ। केशव आप कौन से सेमेस्टर में हो बेटा? अभी ज्वाइन करना है, फर्स्ट सेम होगा तुम्हारा। तुम्हारा तो अभी बहुत दूर जाएगा। चले इंट्रोडक्शन स्टार्ट, चैप्टर 1। इतनी इंट्रोडक्शन काफी है, इतना बेसिक काफी है। बड़े आ गया, आ जाओ। एक थोड़ा सा चेंज है, जब आप लोगों के टेस्ट होंगे वो आपके ऑनलाइन फॉर्मेट में होंगे, तो यू नीड टू ब्रिंग योर लैपटॉप जब टेस्ट होगा। ठीक है, ये एक चेंज है। दूसरा चेंज है, जो टेस्ट नहीं देगा, मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं उसे नेक्स्ट क्लास में ना बैठने दूं। टेस्ट आपको यहीं आकर देने हैं, ऑनलाइन कोई भी क्लास नहीं लेगा। अभी अभी मुझे मैम ने बोला अगर कोई ऑनलाइन लेगा तो मैं उसको रिमूव कर सकती हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, टेस्ट वाले दिन आप सबने आना है। अगर आप टेस्ट वाले दिन नहीं आते हो तो मेरे ऊपर होगा कि मैं नेक्स्ट क्लास आपको लेने दूं या ना लेने दूं। ठीक है, एक बार तो शायद लेने दूंगी, अगली बार नहीं लेने दूं। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर क्वेश्चन हम ही पे ही रेज होते हैं। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट्स एकदम क्लियर है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और इस बार बहुत स्ट्रिक्टली चलने वाला है ये। अगर आप क्लास मिस कर रहे हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप नेक्स्ट क्लास से पहले उसे कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो टेस्ट वाले दिन बीमार मत होना। ठीक है, टेस्ट वाले दिन बीमार नहीं होने का। नहीं, लैपटॉप, फोन साइलेंट कर लो बच्चा। चलो जी, आ लो। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
अकाउंटिंग एज अ होल की बात करें, अगर हम लोग अकाउंटिंग एज अ होल की बात करें तो अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। These three are the branches of accounting. इसके अलावा और भी होती हैं पर हमारे लिए मेनली ये 3 होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी डील करती है आपके सारे पास्ट रिकॉर्ड्स से और उनकी रिकॉर्डिंग से, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करती है पास्ट एज वेल एज फ्यूचर रिकॉर्ड से, और किससे डील करती है हमारी डिसीजन मेकिंग से, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली एप्लीकेबल होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग एंड योर सर्विस इंडस्ट्रीज, जहां पे हमें क्या कैल्क करना होता है। हाँ, हाँ, यहाँ पे हम करते हैं यूज टू कैलकुलेट कॉस्ट पर। अभी ये आपके में नहीं है, ठीक है। दिस इज योर F2, दिस इज माई F3, ये हम लोग कंप्लीट एक बार कर चुके हैं, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग से ही होता है एंड आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है। अब हमने जो ब्रांच पढ़नी है वो हमने कौन सी पढ़नी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली कंसर्न्ड है आपके पास्ट रिकॉर्ड्स और उनके रिकॉर्डिंग से, उनके एनालिसिस से और उनके इंटरप्रिटेशन से, उनकी एनालिसिस से और उनके इंटरप्रिटेशन से, ठीक। तो अगर हम सॉरी, एक मिनट, डन। लेट्स स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है आपकी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events, in a significant manner and in terms of money transaction and events of at least of financial character and interpreting the result thereof। यही डेफिनेशन होती है जो हमें 11th में रटाई जाती है, यही डेफिनेशन होती है जो हमें 11th में रटाई जाती है। आपको पता है इस डेफिनेशन में आपकी पूरी अकाउंट्स का क्रक्स है।
पूरी अकाउंट्स का क्रक्स जो आप एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हो, वो पूरी अकाउंट्स का क्रक्स आपका इस डेफिनेशन में है। अगर आप इस डेफिनेशन को ऐसे तोड़ पाए जैसे मैंने लिखा है, तो पूरी अकाउंटिंग आपकी इसी में ही आ जाती है। क्या हम बोलते हैं अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। वाई आर्ट? वाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट? कोई भी चीज हमारी आर्ट कैसे होती है? बिकॉज आपको प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस आर गिवन, लेकिन जो बंदा उसे फॉलो करता है वो उसको अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से करता है ना। अगर मैं आपको कोई ट्रांजेक्शन बोलूं, फॉर एग्जाम्पल यू परचेज अ कंप्यूटर, ठीक है, मैं परचेज कर रही हूँ क्लासेस लेने के लिए, आप परचेज कर रहे हो पर्सनल काम के लिए, कोई और परचेज कर रहा है अपने शॉप में रखने के लिए, है ना, और कोई और परचेज कर रहा है उसमें गेमिंग करने के लिए। एक ही ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ अ कंप्यूटर, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशंस हर जगह अलग है। तो हम गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स पे ही चल रहे हैं। मेरे लिए वो असेट है, तुम्हारे लिए वो ड्राइंग्स है ना। जो शॉप पे रख रहा है उसके लिए क्या है? उसके लिए एक्सपेंस है, और जो गेमिंग कर रहा है उसके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। सारी टर्म्स यूज हो रही है अकाउंट्स की ही, है ना। मेरे लिए एक असेट, तुम्हारे लिए ड्राइंग क्योंकि तुम पर्सनल कर रहे हो, शॉप वाले के लिए एक एक्सपेंस, राइट, और गेमिंग वाले के लिए एक इन्वेस्टमेंट। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन प्रिंसिपल रिमेन्स दी सेम। तो आर्ट इसलिए है क्योंकि हमें आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमें गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन हम उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्योंकि अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, इसलिए हम अकाउंट्स को क्या बोलते हैं? इट इज एन आर्ट। ठीक है। साइंस में तो अगर पेड़ से एप्पल गिर रहा है तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। आप उसे चेंज नहीं कर सकते ना। अगर वाटर का फॉर्मूला H2 है तो वो सबके लिए H2O ही रहने वाला है, यू कैन नॉट चेंज इट। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ठीक है। किस चीज की आर्ट? आर्ट ऑफ सबसे पहले रिकॉर्ड करने की। किसको रिकॉर्ड करने की? यहां आ जाओ। इन टर्म्स ऑफ मनी, जितनी भी आपकी मनी ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमारी अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती हैं। जितनी भी आपकी नॉन मॉनेटरी हैं वो कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती। हार्ड वर्क, लेबर स्ट्राइक, ये सब कहीं नहीं आता, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाता है? इसका सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल करेक्टर देखा जाता है। तो आप देखो इस चीज पे दो बार फोकस किया गया, इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल करेक्टर। भटकना नहीं, टर्म्स मनी में ही लेना। अगर तुम्हें लग रहा है मनी में भी डाउट है तो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना जिसका फाइनेंशियल करेक्टर है। तो अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड होती है जो मॉनेटरी टर्म्स में आ सकती है। ठीक है। फिर आती है हमारी बात ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। अब ये ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स क्या होता है? हम रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को। ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स क्या होती है? बेसिकली मेरी ट्रांजेक्शन होता है कोई भी फाइनेंशियल एक्सचेंज, कोई भी फाइनेंशियल एक्सचेंज। मैंने तुमसे कंप्यूटर खरीदा, कोई भी फाइनेंस, मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुमने मुझे कंप्यूटर दिया, दिस इज एन फाइनेंशियल एक्सचेंज। और ये फाइनेंशियल एक्सचेंज क्या है? एक ट्रांजेक्शन है। लेकिन उस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ? मैंने तुमसे कंप्यूटर खरीदा, मेरे पास कैश क्या हो गया? कम हो गया, और मेरे पास एक असेट आ गया, मतलब मेरा असेट बढ़ गया। अगर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी तो तुम्हारे पास कैश क्या हुआ? बढ़ गया, और तुम्हारे पास स्टॉक क्या हो गया?
ये जो हम रिजल्ट बना रहे हैं ये क्या है, इवेंट है। तो रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट। तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे, आपकी ट्रांजेक्शंस एंड रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, आप उनको रिकॉर्ड करोगे, आप उनको क्लासिफाई करोगे। रिकॉर्डिंग हम किस पे करते हैं, जर्नल में। एंड ऑल माय सब्सिडरी बुक्स। क्लासिफाइंग हम कहाँ करते हैं, लेजर्स में। समराइज हम कहाँ करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। और लास्ट में इंटरप्रेट किस में करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद आपका काम हो जाता है खत्म, पूरा आ गया अकाउंटिंग। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द वेरी एंड अकाउंटिंग में क्या करना है वो पूरा का पूरा इस टर्म में, इस डेफिनेशन में डिफाइंड है। वैसे कुछ नोट करना है कि आगे बढ़े। नोटेड। ये नोटेड है, बढ़े आगे। अब हमने इसे खत्म करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। आप इंटरप्रेट किस में करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। ट्रेडिंग नहीं होता। सबसे पहले आता है हमारा द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम लोग बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, बैलेंस शीट। लेकिन हम यहाँ बैलेंस शीट बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन। और ये हमेशा हमारे किस फॉर्मेट में होता है, ये हमारे होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में।
सेकंड, ये आपको क्या बताता है? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्या करता है ये समराइज करता है, इट समराइजेस the assets, liabilities, and equity. Summarizes at the end of the reporting period. नेक्स्ट कंपोनेंट इसके अंदर क्या होता है? द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर comprehensive income. The statement of profit or loss and other comprehensive income. ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल होने वाला है, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल होने वाला। और ये क्या करता है? इट समराइजेस the revenues earned and expenses incurred by the business throughout the reporting period. अब इन दोनों चीजों में एक डिफरेंस है। असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनको छोड़कर एक डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? एक चीज आपको बताती है एट द एंड, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, और एक चीज क्या बता रही है? थ्रू आउट। अगर आपको इको में याद हो, एक स्टॉक होता था, एक फ्लो होता था। स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। ये डिफरेंस होता था दोनों में। एट द एंड क्या है? दिस इज स्टॉक। हम एक पर्टिकुलर डेट पर देख रहे हैं। आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन बनती है वो स्टॉक के फॉर्मेट पे बनती है या स्टॉक के कॉन्सेप्ट पे बनती है। और जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है वो आपके फ्लो के कॉन्सेप्ट पे बनता है। वो ड्यूरिंग द पीरियड आपने क्या करा वो पूरा आता है। ठीक है, तो एक आपका स्टॉक होता है और एक आपका फ्लो होता है। तीसरी जो इसके अंदर स्टेटमेंट बनती है, तीसरी जो आपकी इसके अंदर स्टेटमेंट बनती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये लिख लिया। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी में क्या आता है? ये समराइज करती है, इट समराइजेस द मूवमेंट in
इक्विटी बैलेंस, इक्विटी शेयर्स के बैलेंस में शेयर कैपिटल प्रीमियम इन सब में जाती है। इक्विटी बैलेंसेस में क्या आ जाता है आपका? शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व। ऐसी कोई चीज जो आपको इसमें नहीं लग रही हो? ऐसी कोई चीज जो आपको इसमें नहीं लग रही हो? रिजर्व्स की जगह यहाँ वर्ड यूज होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। retained earnings. It summarizes the movement in equity balances. और इक्विटी बैलेंसेस में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व। ऐसी कोई भी चीज जो आपको इसमें नहीं लग रही हो? अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी है, फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस एंड चेंजेस इन इक्विटी। जो फोर्थ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, क्या है? जो फोर्थ स्टेटमेंट आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो होती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ यस कैश फ्लोज। क्या समराइज करती है? समराइजेस द कैश पेड and received throughout the reporting period। राइटिंग समझ में आ रही है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं समझ आ रहा। ये तो नई चीज नहीं है, कैश फ्लोज हम बना चुके हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट, द नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में बेसिकली जो हम ऊपर नहीं दे सकते वो सारी चीजें हमारी कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाती है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसमें आते हैं हमारे सारे डिस्क्लोजर्स जो हम ऊपर नहीं दे पा रहे हैं। दे आर मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। ऊपर किसी ट्रांजेक्शन की अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है तो वो इसमें हम देते हैं। तो बेसिकली नोट्स टू अकाउंट्स जो होते हैं आपके, या नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ बोले जाते हैं, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो हमारे इसको समराइज करते हैं, वो हमारे इसको समराइज करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट यहाँ तक? बढ़े आगे। अब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की करेक्ट क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? ये तो हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता क्या क्या है। अब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो 2 आपकी बेसिक होती हैं, फंडामेंटल जिन्हें हम बोलते हैं, और इनको आपने ऐसे ही याद करना है। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है और एनहांसिंग कौन सी है? क्योंकि क्वेश्चन में सीधा आता है कि फंडामेंटल बताओ, तो हमें याद सारी होती है लेकिन हम फंडामेंटल भूल जाते हैं। ये हमारी एनहांसिंग है। आपको इन्हें ऐसे ही याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी 2 तरीके की हैं, फंडामेंटल एंड एनहांसिंग। तो जब आपसे फंडामेंटल पूछा जाए तो आपको 2 इन्हीं का ही नाम लेना है, और वो 2 कौन सी होती है? रेलेवेंस एंड
faithful representation, relevance and faithful representation, दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही? ज्यादा हो रही है? ठीक है, स्लो स्लो हो जाऊं थोड़ा सा? केशव स्पीड ठीक है या बहुत ज्यादा हो रही है? इतनी ठीक है ना? धीरे हो जाऊं? काफी है ना? इससे धीरे मजा भी नहीं आएगा, तो पढ़ा हुआ हमने सब कुछ, है ना? इससे धीरे बहुत बोरिंग भी हो जाएगा। पहली 2-3 क्लास में तुम्हें ऐसे ही लगेगा क्या ही क्यों ही कर रहे हैं, बड़ा तो है, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद करना कि आपकी जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 2 फंडामेंटल हैं। क्वेश्चन में उस टाइम हम भूल जाते हैं वो, क्योंकि हमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे मिक्स मैच करके दे देता है कि हमें सारी फंडामेंटल लगती है उस टाइम पर। फंडामेंटल कौन सी है? रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। रेलेवेंस, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब टू द पॉइंट, जिसके लिए हम दे रहे हैं उसको वो रेलेवेंट होनी चाहिए। और हम किसको दे रहे हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अपने शेयर होल्डर्स को या यूजर्स को, राइट? तो जो भी हमारे यूजर्स हैं उनके लिए रेलेवेंट होनी चाहिए। दूसरा, हमने जो भी उसमें प्रेजेंट किया है वो फेथफुल होना चाहिए। फेथफुल का मतलब क्या हो गया? आप उनको जो भी दे रहे हो वो क्लियर और सही होना चाहिए, ठीक है, कि वो उस पर बेस करके अपना डिसीजन ले सके। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है, आपके जितने भी यूजर्स हैं वो उसको अपना बेसिस बनाकर उन्होंने जो भी डिसीजन लेना है वो उस पर डिसीजन ले सके। अब बात आती है एनहांसिंग की। तो इसके अलावा जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हुई है वो सारी हमारी एनहांसिंग होती है। जैसे कि आपकी टाइमलीनेस, जैसे कि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी, जैसे कि आपकी वेरिफिएबिलिटी, जैसे कि आपकी कंपैरेबिलिटी। चारों ये हमारी क्या है? एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टाइमलीनेस का मतलब हो गया कि अगर आप 31 मार्च का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक भी नहीं दे पाए तो उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगा। तो इट शुड बी टाइमली, ऑन टाइम। अंडरस्टैंडेबल मतलब हमारे यूजर्स को वो समझ में आना चाहिए। वेरीफिएबिलिटी मतलब आपके यूजर्स उसको क्या कर सके? वेरीफाई कर सके। वेरीफाई विद द प्रीवियस ईयर और विद इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, क्योंकि आपके यूजर्स हैं, उन्हें डिसाइड करना है सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, है ना, या आपके कौन हो गए? आपके इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। अब उनको ये डिसाइड करना है ना कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें या किसी और में इन्वेस्ट करें, तो इट शुड बी वेरीफिएबल, उसे आप इजीली वेरीफाई कर सको। और कंपैरेबल का मतलब भी वही हो गया कि वो या तो प्रीवियस ईयर से कंपेयर हो सके या किसी और कंपनी से इन द सेम इंडस्ट्री वो कंपेयर हो सके, इंटर या इंट्रा, राइट, within that industry, within that company only or within that industry, ठीक है। तो 2 फंडामेंटल हमारे कौन से हो गए? फेथफुल एंड रेलेवेंस। और 4 एनहांसिंग हमारे कौन से हो गए? टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी के बाद वेरीफिएबिलिटी और वेरीफिएबिलिटी के बाद कंपैरेबिलिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जहाँ हर बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे यूजर्स के लिए होने चाहिए, तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हु ऑल आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Who all are the users of financial statement? हमारे 2 टाइप के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल में कौन कौन आता है हमारा? मैनेजमेंट बेसिकली,
एंड आपके ओनर्स। एक्सटर्नल में कौन कौन आता है तो बता सकता है? शेयर होल्डर्स, वेरी गुड। हाँ जी। कस्टमर्स, वेरी गुड। सप्लायर्स, वेरी गुड। यस, एम्प्लॉइज। वो उसमें ही ना आ जाएंगे इन्वेस्टर्स में। आपके वो बैंक्स को हम लोग लेंडर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना? कस्टमर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट। उसके अलावा कस्टमर के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटर्स, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरनल एम्प्लॉयज नहीं होते, क्योंकि होते तो इंटरनल है, लेकिन इंटरनल होकर भी वो कभी भी तो आपको छोड़ के जा सकते हैं ना। आपकी मैनेजमेंट तो आपको छोड़ के नहीं जाएगी ना इतनी जल्दी, या आपके ओनर्स भी इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होंगे ना। तो इसलिए हम एम्प्लॉयज को ना एक्सटर्नल यूजर ही मानते हैं, क्योंकि अगर उन्हें नहीं मजा आया तो वो छोड़ के चले जाएंगे ना। किसी भी टाइम पर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, तो एम्प्लॉयज को यूजुअली हम लोग यू एक्सटर्नल ही मानते हैं। अब हम बात करते हैं इनको किस किस चीज में इंटरेस्ट होगा। आई गेस ये तो सबको पता ही हमारे यूजर्स हैं, राइट? आपके इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स जो होंगे उसको किस पे इंटरेस्ट होगा? सीधी सी बात, हम आते हैं, इन्वेस्टर्स हमने नहीं लिखा, या लिख देते हैं शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स को किस में इंटरेस्ट होगा? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किस चीज में उनको इंटरेस्ट होगा? आराम से सोच के बताओ। एग्जैक्टली, दे आर इंटरेस्टेड इन योर पोटेंशियल प्रॉफिट्स। किस में इंटरेस्ट होगा उनको? पोटेंशियल प्रॉफिट्स में। और साथ के साथ किस में? सिक्योरिटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। स्टेबिलिटी कैन बी, बट वो ओवरऑल क्या हो गई? सिक्योरिटी, कि आपका पैसा कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है? तो शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स को किस में इंटरेस्ट होगा? आपके पोटेंशियल प्रॉफिट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में। फिर हम आते हैं गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट को किस चीज में इंटरेस्ट है आपकी? टैक्स और टैक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन टैक्स के अलावा एक और चीज में इंटरेस्ट है। आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो? रिलायंस जैसी कंपनी अगर कल को बंद हो जाती है, पूरी इकोनॉमी नीचे आ जाएगी हमारी, आ जाएगी ना। तो गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा उसमें और किस में इंटरेस्ट है कि भाई वो चलती रहे इकोनॉमी, है ना? तो गवर्नमेंट को हमारा किस में इंटरेस्ट है? इकोनॉमी, हाउ द इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग, उस कंपनी के अंडर इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट मेनली इसमें इंटरेस्टेड है। टैक्स तो चलो मिल ही जाएगा यार, टैक्स तो कहीं जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ किस में इंटरेस्टेड है? आपकी इकोनॉमी में। ओके, पब्लिक, एज अ पब्लिक आप रिलायंस की किस चीज में इंटरेस्टेड हो? वो हम शेयर होल्डर नहीं है। हम शेयर होल्डर नहीं है, हम शेयर होल्डर होते तो हम उसके प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड होते। एग्जैक्टली, आप सोसाइटी को कितना दे रहे हो इन रिटर्न? कितने एनजीओ चल रहे हैं उनके, है ना? अगर वो कहीं जा रहे हैं किसी गांव में या कहीं रिमोट एरिया में, किसी रूरल एरिया में, तो वहां पे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्टेड हो, कल को रिलायंस की कोई जॉब वैकेंसी आएगी, आप सबसे पहले अप्लाई करोगे, करोगे ना? तो पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए लोकल एनवायरमेंट एंड लोकल कम्युनिटी। लोकल क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? जहां पे है वहीं पर ही वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। नेक्स्ट, कस्टमर्स।
एज अ कस्टमर हमें किस चीज में इंटरेस्ट है? सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो भाई. इफ यू आर यूजिंग समथिंग, एक बहुत बेसिक सी चीज है और उसका एग्जाम्पल अभी अभी हमारे साथ हुआ पास्ट में. नेस्ले का एक प्रोडक्ट बंद हो गया था, हुआ था. एग्जैक्टली उसकी सप्लाई. ठीक है ना, क्योंकि वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अगर वो कल को एकदम से बंद हो जाएगा तो हम क्या ढूंढेंगे? उसके सब्स्टिट्यूट्स. और हम उस सब्स्टिट्यूट के लिए अगर रेडी नहीं है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है. अगर आप एक पर्टिकुलर चीज यूज कर रहे हो, इफ घर में अगर फॉर्च्यून का ही ऑयल यूज होता है और कल को फॉर्च्यून बंद हो जाएगा तो आपको किसी और में शिफ्ट होने में टाइम लगेगा. प्रॉब्लम है आपके लिए. तो आप किस में इंटरेस्टेड रहोगे कि भाई फॉर्च्यून का आता रहे, है ना? नहीं तो कहीं ना कहीं से आप उसे हाई अमाउंट पर भी प्रोक्योर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि एकदम से हम किसी पर्टिकुलर चीज को चेंज नहीं कर सकते अपने घर में, है ना? ये तो बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है. उसके अलावा मैगी बंद हो गई थी, कितने ही सब्स्टिट्यूट्स आए, लेकिन जब मार्केट में मैगी बैक हुई, कहाँ है सारे सब्स्टिट्यूट्स? है, एडवर्टीजमेंट आती है उनकी, लेकिन मैगी के सामने तो कुछ नहीं ना. जब मैगी बंद हुई थी हम सारे मैगी स्टोर्स पे जाते थे, है ना? दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉम अंकल हो गया या कुछ भी हो गया कि भाई वहां तो मिली जाएगी. पहुंच रहे थे ना हम वहां तक उनके पास. तो भाई मैगी खानी है, मैगी मीन्स मैगी होगी, चाहे वो yippee आ जाए, रेमन आ जाए, जो मर्जी आ जाए, है ना? तो एज अ कस्टमर हम किस चीज में इंटरेस्टेड है? हम इंटरेस्टेड है सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज की सप्लाई में. सप्लाई इन दी फ्यूचर. एज अ सप्लायर आप किसी चीज, सोचो सोचो सोचो, सप्लायर, एज अ सप्लायर आप किस चीज में इंटरेस्टेड होगे? एग्जैक्टली, पेमेंट. अगर आप किसी चीज को आप सप्लाई कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ किस में होगे? दे विल बी पेड और नॉट. आपको और कुछ नहीं लेना देना. प्रॉफिट अर्न कर रही है नहीं कर रही, कोई फर्क नहीं पड़ता. हम किस में इंटरेस्टेड है? हम इंटरेस्टेड है हमें पेमेंट मिलनी चाहिए बस. एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, सिक्योरिटी एंड पे राइज. जॉब सिक्योरिटी एंड पे राइज. कभी कभार ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग. लेंडर्स, लेंडर्स को भी एक ही चीज में इंटरेस्ट है, रीपेमेंट. और उन्हें कुछ नहीं. रीपेमेंट को हम और क्या बोल सकते हैं? क्रेडिट वर्दिनेस. लेंडर्स सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? क्रेडिट वर्दिनेस. कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे भाई? फाइनेंशियल में क्यों इंटरेस्टेड होंगे वो? सोचो, मैगी का नॉर्मल है, yippee का भी नॉर्मल है. मैगी आटा मैगी लेकर आई, yippee का भी आटा वर्जन है. कॉम्पिटिटर किस में इंटरेस्टेड है? प्रोडक्ट्स में, न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू प्रोडक्ट्स में, कि भाई तुम लेकर आओ, हम कॉपी मार लेंगे, हम तो कॉम्पिटिटर है ना? तो कॉम्पिटिटर्स किस में इंटरेस्टेड है? न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी में. उसे नहीं लेना देना तुम कितना कमा रहे हो, उसे लेना देना भाई तुम नया लाओ, हम उसका एक एडवांस वर्जन निकाल देंगे. तुम आटा मैगी लाए थे बिना सब्जियों की, हम सब्जी के साथ में आएंगे, हम उसमें 10 चीजें और डाल देंगे, है ना? और कैसे करते हैं कॉम्पिटिटर्स काम? ऐसे ही तो करते हैं. तुम स्पाइसी लाए थे, हम कोरियन स्पाइसी ले आएंगे. सिंपल. ठीक है. मैनेजमेंट और ओनर्स इन बेचारों को किसी में काम नहीं है. इनको बस ये है कि भाई हमारी कंपनी किसी तरीके से चलती रहे. ठीक है ना? हमें और सिर्फ और सिर्फ हम किस में इंटरेस्टेड है? डिसीजंस में. हमें और कुछ नहीं. डिसीजंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी. हमारी कंपनी में प्रॉफिट होता रहे और हम उसके बेसिस पे क्या करते रहे? डिसीजंस लेते रहे. तो सबके लिए जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सबके लिए अलग है ना? और ये जो हमने इंफॉर्मेशन ली है इन सबके लिए क्या है? रेलेवेंट. द बेसिक क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
ठीक है, डन है। नाउ ओपन पेज नंबर 5 ऑफ योर बुक, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। ओपन पेज नंबर 5 ऑफ योर बुक, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। तुम्हारा और मेरा अलग अलग है क्या? नहीं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 में क्या कह रहा है? डिटेल्ड वर्जन किसको चाहिए होगा? भाई इन्वेस्टर्स, भाई तुम किसी का डी का ऑप्शन आया मेरे पास। सबसे डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको चाहिए होगी? मैनेजमेंट को भाई, मैनेजमेंट को मैडम। इन्वेस्ट भाई कहीं से डी का आंसर आया, तभी मैं सोच रही थी मेरा और तुम्हारा अलग है क्या। सो सॉरी, माय मिस्टेक। तो सबसे डिटेल्ड किसको चाहिए? सबसे डिटेल्ड चाहिए आपकी मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस को। ठीक है, ओके। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज पे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? फटाफट टाइप्स पे आ जाओ। कितने टाइप की होती हैं बिजनेस एंटिटीज? इनमें हमारे यहाँ सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ 3 टाइप्स की होती हैं। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। ये कंपनी में ही एलएलपी लेकर चलते हैं, कंपनी प्लस एलएलपी मानकर चलते हैं। ये कंपनी में ही अपना एलएलपी लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे एलएलपी कुछ अलग से नहीं होती। आपकी कंपनी ही लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं, इसके अलावा एलएलपी का कोई कॉन्सेप्ट बेसिकली होता ही नहीं है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज। सोल ट्रेडर्स जो सिंगल वर्क करते हैं, पार्टनरशिप जो मिलकर काम करते हैं, और कंपनीज जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या फिर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाकर काम करते हैं। ठीक है, सोल ट्रेडर्स सोल ट्रेडर्स के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सोल ट्रेडर्स के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। डेट्स डेट्स कैन बी रीपेड debts can be repaid through personal property or not? Yes, it can be repaid through personal property. पर्सनल प्रॉपर्टी के थ्रू हमें रीपे करना पड़ता है। सोल ट्रेडर बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन एडवांटेजेस क्या होते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब सारे डिसीजंस आप खुद ले सकते हो। यू आर द सिंगल ओनर, यू आर द सिंगल ओनर। पार्टनरशिप, 2 और मोर पर्सन्स। जब एक से ज्यादा बंदा होगा तो मोर रिसोर्सेस, मोर रिसोर्सेस। मोर रिसोर्सेस, लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और सेम डेट्स आपके पर्सनल उससे पे हो सकते हैं।
assets can be repaid through personal property. अगर हम टैक्स की बात करें तो इन दोनों के ऊपर एज अ कंपनी या एज अ डिफरेंट एंटिटी टैक्स लेवी नहीं होता. सोल ट्रेडर पे भी इंडिविजुअल पे टैक्स लेवी होता है, पार्टनरशिप पे भी पार्टनर्स के हैंड में टैक्स लेवी होता है. ठीक है, तो टैक्सेशन के पॉइंट से taxed is personally liable, और यहाँ पर भी हमारा सेम होता है, टैक्स इनके पर्सनल उस पे लगता है. अब बात आती है कंपनीज की. अब बात आती है कंपनीज की. ये हम बहुत डिटेल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ ही घुमा देता है. ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अब जो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है ये इनकॉर्पोरेट होती है, लीगली रजिस्टर्ड होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. आई अज्यूम कि सेपरेट लीगल एंटिटी आपको पता है क्या होता है. पता है सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? कि द बिजनेस एंड द ओनर्स आर टू डिफरेंट एंटिटीज और इनका लीगल होता है. ठीक है, मोर लीगली रजिस्टर्ड होती है. ठीक है, उसके बाद स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं. स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं. दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देयर एनुअल स्टेटमेंट होता है, जो कि इन दोनों को नहीं होता. प्रोड्यूस एनुअल स्टेटमेंट्स होते हैं. दे आर ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शंस. इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन होते हैं. दे आर ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन. मैनेजमेंट एंड मेंबर्स आर two separate persons. मतलब सेपरेट ही होता है ना. मैनेजमेंट और मेंबर्स दोनों डिफरेंट होते हैं. मेंबर्स कौन होते हैं? आपके शेयर होल्डर्स. वो डे टू डे आपके डिसीजंस नहीं लेते, लेकिन मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेंबर्स नहीं होते बट दे टेक डे टू डे डिसीजन. तो मेंबर्स और मैनेजमेंट आर टू सेपरेट पर्सन्स. ठीक, डन है. हाँ, कहाँ पे बाबू? ये सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप में टैक्स जो होता है वो इंडिविजुअल के हैंड में होता है. मतलब इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस इन योर नेम ओनली, देन उसका जो भी टैक्स बनेगा वो आपके हैंड में टैक्सेबल होगा. लेकिन कंपनी का टैक्स कंपनी के नेम में जाता है. मतलब कंपनी का टैक्स कंपनी पे करती है और उनके डायरेक्टर्स और मेंबर्स अपना टैक्स खुद से पे करते हैं. पार्टनरशिप में भी आ, हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर्स के हैंड में टैक्सेबल करते हैं. ठीक है, डन है. चलो, आई गेस मोस्टली कंप्लीट हो गया, बट अभी एक क्लास और लगेगी. नोटेड है ये? इसमें तो कोई डाउट नहीं है. आ जाओ. ओके, अब आ जाओ आपके 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग. आपकी अकाउंटिंग में 5 पिलर्स होते हैं. 5 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जैसे हमारी 5 उंगलियां होती है वैसे हमारे अकाउंट्स में भी 5 पिलर्स होते हैं. और वो 5 पिलर्स क्या क्या होते हैं? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस. asset, liability, capital, income and expense. These are the 5 pillars of financial accounting.
कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई भी, टेक एनी रैंडम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो इन्हीं पांचों में से कुछ ना कुछ हो रहा होगा. कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर, कैपिटल बढ़ी, असेट बढ़ा. पेमेंट टू सप्लायर्स, असेट कम हुआ, लाइबिलिटी कम हुई, है ना, लाइबिलिटी कम हुई तो सप्लायर्स है. पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैश कम हुआ, असेट कम हुआ, एक्सपेंस बढ़ा. इन पांचों में से कोई भी रैंडम ट्रांजेक्शन, कोई भी उठा लो, कोई भी दिमाग में आए, इन पांचों के अलावा वो कहीं नहीं जाएगी. तो दीज आर दी 5 पिलर्स ऑफ योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सबसे पहला पिलर होता है हमारा असेट. असेट की डेफिनेशन जितनी मर्जी बड़ी हो, उसका क्रक्स सिर्फ इतना होता है कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं. सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जो मर्जी इसकी डेफिनेशन, जितनी मर्जी वर्ड्स में हो, मीनिंग उसका यही है कि भाई जो भी चीज आपके बिजनेस में आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है, वो आपका असेट है. एनीथिंग. प्रीपेड रेंट फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, हमारा क्या होता है, असेट. बिल्डिंग 10 साल 12 साल फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है, क्या है वो, असेट. एनीथिंग व्हिच इज गोइंग टू गिव यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, वो क्या है, हमारा असेट. असेट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, नॉन करंट एंड करंट. नॉन करंट जो आपका लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और करंट इसे हम बोलते हैं विच इज नॉट करंट. और करंट जो होता है आपका ऑपरेटिंग साइकिल में होता है. पहले हम बोलते थे 12 मंथ्स, है ना, अब हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जब आपका स्टॉक जितने टाइम में कैश में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल. चाहे वो 12 मंथ्स हो, 18 मंथ्स हो, 15 मंथ्स हो, वॉट एवर द टाइम पीरियड आर, उतने टाइम पीरियड में जो भी आपको कैश में कन्वर्ट हो रहा है, या उतने टाइम पीरियड तक आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, वो आपका क्या होता है, करंट असेट. अगर उससे ज्यादा दे रहा है तो वो क्या है, आपका नॉन करंट. ठीक है, तो यहाँ पे 1 ईयर वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल दो. 1 ईयर तब आता है जब कोई ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है. ठीक है, तो आपको इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, माय ऑपरेटिंग साइकिल इज 15 मंथ्स, ओके, और मेरा एक असेट है जो 14 मंथ्स में, या मेरा शेयर 14 मंथ्स तक रहने वाला है, तो ये आपका करंट है या नॉन करंट, करंट. 14 मंथ्स देख के उसे नॉन करंट मत कर देना कि 12 महीने से ज्यादा है तो भाई ये नॉन करंट होता है ना, नहीं. The concept of operating cycle should always be there while bifurcating into current and non-current. ठीक है, नॉन करंट आपके दो तरीके के होते हैं, टैंजिबल एंड, टैंजिबल कौन से होते हैं, विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस. और इनटैंजिबल कौन से होते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. आई गेस एग्जांपल देने की मुझे जरूरत नहीं है. डन, असेट डन. लाइबिलिटी, obligation to pay, whatever the definition is, jahan the organization is obligated to pay, that is your liability. For example, if I borrow a pen from you, वही मेरी क्या हो गई, लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे क्या है, उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा या पेन वापस करना पड़ेगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो wherever there is an obligation to pay, it is your liability. जहां ही आप ऑब्लिगेटेड हो जाते हो, वहां पे आपको लाइबिलिटी बोली जाती है. लाइबिलिटी भी दो टाइप्स की होती है, नॉन करंट एंड करंट. द डेफिनेशन रिमेन्स द सेम. अगर पे करना है आपको आपकी ऑपरेटिंग साइकिल में, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी है. अगर आपको पे करना है उसे नॉन ऑपरेटिंग साइकिल में, तो वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है. एग्जाम्पल आ गया इसमें, लोन,
यहाँ पर आ गए आपके पेबल्स, बैंक ओडी, कैपिटल। कैपिटल की डेफिनेशन तो बहुत इजी होती है, ओनर्स ओन फंड एंड इट इज द फर्स्ट लाइबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, उसके अंदर जो फर्स्ट लाइबिलिटी होती है वो किसकी होती है? कैपिटल की। फर्स्ट लाइबिलिटी का मतलब हो गया वट एवर इज नीड टू बी पेड बैक टू दी ओनर, वो मेरी क्या है? वो मेरा कैपिटल है। उसके बाद बात आती है मेरी इनकम की। इनकम, इनकम क्या होता है? वट एवर रिसीट बाय द कंपनी, जो भी रिसीट्स हो रही है वो आपकी इनकम होती है। ठीक है। और एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंस क्या हो गए? एक्सपेंडिचर मेड। ठीक, now come to test your understanding 2 on page number 16. I'm giving you 2 minutes, ये आप अपने उसमें लिख लो, नोटबुक्स में। I'm giving you 2 minutes.
अब मुझे बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा? एनसीए, राइट। रिसीवेबल्स, अबे यार एनसीए चला गया। ये आ गया आपका करंट असेट्स कैश, लोन रीपेबल, नॉन करंट लायबिलिटी पेबल्स और डिलीवरी वैन, नॉन करंट असेट्स। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 3 भी ट्राई कर लो क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं। Which of the following statements are correct? Test or understanding 3, page number 21. आराम से पढ़ना, एमसीक्यू है, थ्योरी है। तो क्वेश्चन नहीं करनी यार। समझा रही। आपको बता रही है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है ओनली टैंजिबल एसेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स। पहले इसे काट दो। जैसे आपने 1 काटा, ऑप्शन ए बी दोनों ही कट गए, है ना। Second, faithful representation means that the commercial effect of a transaction must always be shown in the financial statements, even if this differs from legal form. अगर इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेट इट बी। थर्ड में आ जाओ, ट्रू है फॉल्स है आपको नहीं समझ आ रहा, मैं मानकर चलती हूँ, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। Businesses only report transactions and events and balances that are material to users of the financial statement. Is this true or not? No. क्योंकि सिर्फ हम यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते, हम मटेरियल टू दी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ये भी बाहर हो गया, जैसी 3 बाहर हुआ, डी ऑप्शन भी बाहर हो गया, तो बचा क्या? सी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। चैप्टर 1 खत्म ही कर दो, क्या ही लटकाना है इसे। तो थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं तुमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, चैप्टर 2 क्लास 11। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ हमारे। लेट्स फिनिश दिस ओनली, खत्म करें इस चैप्टर को। मैंने बोला ना एक एक क्लास में एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये इसी स्पीड में चलेगा 16 तक। 16 चैप्टर तक ये ऐसे ही चलने वाला है, एक क्लास एक चैप्टर खत्म। और है भी 2 घंटे की क्लास, तो एक चैप्टर के क्या 2 चैप्टर भी कभी कभी खत्म हो जाएंगे, जो छोटे छोटे से चैप्टर होंगे। टेस्ट के लिए अभी पढ़ लो, जैसे ही पहले 2 चैप्टर्स खत्म होंगे मैं टेस्ट ले लूंगी। चलो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मटीरियलिटी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब होता क्या है? मटीरियलिटी का मतलब होता है एनीथिंग जिसकी ओमिशन या मिसस्टेटमेंट से आपका डिसीजन चेंज हो जाए, वो मटीरियल होता है। मटीरियलिटी का मतलब सिंपल सा क्या होता है? इफ इट्स ओमिशन, ओमिशन मतलब छोड़ना, और मिसस्टेटमेंट उसको गलत शो करना, is likely
to change the decision of the user of that information, वो क्या है हमारे लिए? वो है हमारे लिए मटीरियलिटी। वो हमारे लिए क्या है? मटीरियलिटी। सेकेंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न। ये तो आप ही मुझे बता सकते हो, क्या होता है गोइंग कंसर्न? एग्जैक्टली, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। वर्ड क्या यूज होता है? फोरसीएबल फ्यूचर। जहां तक आप देख सको बिजनेस विल कंटिन्यू, वो क्या होता है हमारा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। थर्ड, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये भी आप मुझे बता सकते हो, क्या होता है ये? एग्जैक्टली, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, हाँ, बिजनेस एंड ओनर्स आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज। फोर्थ वन, ये भी आप मुझे बता सकते हो, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहता है? कंसिस्टेंसी, हाँ जी, कंसिस्टेंसी कहता है कि द प्रिंसिपल्स should be followed consistently from year to year। ईयर टू ईयर आपको प्रिंसिपल्स है, जो भी आप फॉर्मेट, प्रिंसिपल्स, फॉर्मेट्स, वट एवर यू आर फॉलोइंग, वो आपके कंसिस्टेंटली ईयर टू ईयर फॉलो होने चाहिए। आई गेस इन चारों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में तो कोई डाउट नहीं है ना? बढ़े आगे। नोटेड। बढ़े आगे। फिफ्थ, टाइम भी हो रहा है खत्म आने से। फिफ्थ, प्रूडेंस। चलो प्रूडेंस बताओ मेरे को। है, इसकी एक लाइन होती थी, है ना, जो मैं रटाई गई थी। डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर गेन्स but always provide for future losses। बस यही याद करना है। Do not anticipate future gains। फ्यूचर गेन्स कभी भी एंटिसिपेट नहीं करते, बट ऑलवेज प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस। अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस आता दिख रहा है तो उसे अभी प्रोवाइड कर लो। प्रूडेंस का एक और वर्ड होता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, कंजर्व होकर चलना पड़ता है हमें, अपने सारे लॉसेस को अभी से ही प्रोवाइड करना होता है। इसी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग प्रोविजन फॉर डेट्स बनाते हैं। इसी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से जितने भी प्रोविजंस बनते हैं, सारे प्रोविजंस इसी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से आते हैं। आपने प्रोविजन फॉर डेट्स बनाया हुआ है ना? क्यों बनाया है? क्योंकि प्रूडेंस कहता है, इसलिए बनाते हैं। सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6 7 कौन लाएगा? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी पता होगा क्या होता है ये? यस,
उसी दिन रिकॉर्ड करनी है, कैश पे ध्यान नहीं देना। तो ट्रांजेक्शन्स, TXNS is transactions. Transactions are recorded when revenues are earned. Revenues are earned and expenses are incurred, and not when the not when the actual cash transaction। कैश पे ध्यान नहीं देते, जब रेवेन्यू अर्न होता है तभी दिखा देते हैं, और जब एक्सपेंसेस incur होते हैं तभी दिखा देते हैं। 7th and last, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये याद है किसी को? इतना नहीं है इसके अंदर, बस बहुत कम है, 6 साल है। था तो सही, बट इतना डिटेल में इसमें नहीं है बाबू, इतना डिटेल में इसमें नहीं है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है कि हम लीगल फॉर्म को नहीं देखते, हम किसको देखते हैं? सब्सटेंस को। फॉर एग्जाम्पल हायर परचेज, बेस्ट एग्जाम्पल है। सब्सटेंस ओवर जब फॉर्म आए तो हायर परचेज दिमाग में लाना। हायर परचेज में हम क्या करते हैं? एसेट हमारे पास होता है, लेकिन नाम किसके होता है? जिसने हमको हायर परचेज पे दिया है। हमारे नाम कभी भी नहीं होता हायर परचेज में। लीज, हम जो चीज लीज पे यूज कर रहे हैं वो हमारे नाम नहीं होती, हमें सिर्फ राइट मिलता है टू यूज दैट प्रॉपर्टी। लेकिन जब भी कोई चीज लीज पर होती है उसे हम अपने असेट में दिखाते हैं। क्यों? लीगल फॉर्म तो नहीं कहता, लेकिन सब्सटेंस क्या है? वो आप यूज कर रहे हो। डेप्रिशिएट कौन कर रहा है? आप। डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करता है उसके ऊपर? आप। जो लीगली ओन कर रहा है वो कुछ नहीं करता उस पे। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या हो गया? सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब हो गया इकोनॉमिक रियलिटी को देखा जाता है। इकोनॉमिक रियलिटी इज अकाउंटेड, नॉट जस्ट लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म को इग्नोर करके इकोनॉमिक रियलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। We have 5 more minutes. फटाफट आ जाओ पेज नंबर 456 पे। यस, पेज नंबर 456। यस, 456। जो मैं क्वेश्चंस कह रही हूँ पहले वो करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6 अपनी कॉपीज में करो, फिर मैं भी पूछ रही हूँ। पेज नंबर 456, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6। खुद से करना है, नो डिस्कशन। हो गए चारों? आराम से क्वेश्चन पढ़ के करना। ये चारों क्वेश्चंस करने के बाद विल बी कंप्लीटेड विद द फर्स्ट चैप्टर।
इधर तीनों डन, लास्ट है क्या? ओके 12:54 हो रहे हैं, 55 पे स्टार्ट टास्क। अभी क्वेश्चन नंबर 2, if the owner of a business takes goods from inventory for own personal use, which accounting concept should be applied to record that transaction? Relevance, capitalization, money measurement or separate legal entity? इसमें किसी को कोई डाउट? Question number 4, which concept is applied when a business records the cost of a non-current asset even though it does not legally own it? Substance over form. Very good. 6th कर लेते हैं पहले. Which is the accounting concept or convention which in times of rising prices tends to understate asset values and overstate profits? Historical cost. इसका मतलब ये है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो वो किस पे करते हैं? हमारी एक्विजिशन कॉस्ट पे. हमारे जो भी एसेट्स वगैरह होते हैं वो किस पे रिकॉर्ड होते हैं? एक्विजिशन कॉस्ट पे. जब हम किसी चीज को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं तो जब उस चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारे एसेट क्या होते हैं? अंडरस्टेट, है ना, और हमारे प्रॉफिट्स क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं, है ना. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है एसेट को अंडरस्टेट करता है और प्रॉफिट्स को बढ़ाता है. The framework identifies several qualitative characteristics that make financial information useful. Which one of the following only contains qualitative characteristics of useful information contained in the framework? D आंसर करेक्ट है, बट आप इसे कर भी इजीली सकते हो. प्रूडेंस आते ही क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक नहीं है. बी में आके अक्रूवल बेसिस आते ही वो आपका क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक नहीं है. हाँ, सी में आते ही न्यूट्रलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये आपका क्या है? क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक नहीं है. बचता है ऑप्शन डी, रेलेवेंस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, टाइमलीनेस, कंपैरेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी. व्हाट इज द फंडामेंटल qualitative characteristic? Very good. Relevance and faithful representation. And with this, we have completed the first chapter of our syllabus. Start revising it. आज Wednesday है, next Friday को तो class होगी नहीं, 26 है. Monday को class होगी. Next Friday को we're going to have test of chapter 1 and 2. Start revising. Next Friday, right? ठीक है. Chalo. Thank you so much, everyone. Bye. Good afternoon.